पिछले क्लास में दोस्तों हमने यहाँ पे कवर कर लिया था कि किस तरीके से इन्नेट इम्यूनिटी वर्क करती है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इन्नेट इम्यूनिटी को ही कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी में चीजें आगे कैसे बढ़ती है। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि किस तरीके से फिजिकल बैरियर आता है, किस तरीके से सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा और किस तरीके से केमिकल रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पर जब हम सेल्यूलर रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो सेल्यूलर रिस्पॉन्स में एक और मेन चीज आती है जिसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस होना। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल एनगल्फ कर रहा है, जो फॉरेन पार्टिकल है उसे एनगल्फ कर रहा है, इसको हम बेसिकली फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर हमारा एपिथेलियल बैरियर है, इस एपिथेलियल बैरियर को क्रॉस करके कोई भी पैथोजन सेल के हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, तो हमारी बॉडी का ये फर्ज बनता है कि इस पैथोजन की फेगोसाइटोसिस कर ले, मतलब इस पैथोजन को खा जाए, ताकि ये पैथोजन जो है वो ज्यादा इंपैक्ट ना कर पाए। बस यही चीज हमें देखनी है कि सेल किस तरीके से फेगोसाइटोसिस करेगा और किस तरीके से चीजें चलेगी। तो फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एनगल्फ कर जाना। इसे हम सेल अपटेक भी कह सकते हैं, सेल्यूलर अपटेक भी कह सकते हैं, या फिर इसे दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? सेल्यूलर ईटिंग भी कह सकते हैं कि सेल जो है उसे भूख लगी थी, वो खा गया, हमारी बॉडी का सेल बोल रहा भाई मैं तो पैथोजन खा गया। इस कंडीशन में यहाँ पर बेसिकली बैक्टीरिया को खाया जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट पैथोजन्स को खाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि करता कौन है? एक तो मोनोसाइट करता है ये चीज, मोनोसाइट ही आगे जाकर मैक्रोफाज बनता है, तो मोनोसाइट करता है ये चीज, मैक्रोफाज करते हैं। उसके अलावा कुछ सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले जो सेल आता है इन्फेक्शन साइट पे वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारे के सारे सेल्स यहाँ पर फेगोसाइटोसिस कर सकते हो, किसी पैथोजन को एनगल्फ करके खत्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, मोनोसाइट्स मैक्रोफाज में कन्वर्ट होते हैं, कहने का क्या मतलब होता है? मोनोसाइट हम तब तक कहते हैं जब तक ये सेल सर्कुलेट कर रहे हैं ब्लड में, जब तक ये सेल हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब हमारे ब्लड में घूम रहे हैं, पैथोजन को पकड़ रहे हैं, तब तक हम उन्हें मोनोसाइट कहते हैं। अब यही मोनोसाइट अगर किसी इंफेक्शन साइट पे पहुंच जाते हैं और इंफेक्शन साइट पे जाकर मेच्योर हो जाते हैं, तो इन मोनोसाइट को हम मैक्रोफाज कहते हैं। मैक्रोफाज भी सेम चीज ही करेंगे, इंफेक्शन साइट पे जाके किसी भी पैथोजन का फेगोसाइटोसिस करेंगे, वो भी यहाँ पर सेम चीज ही करने वाले। अब ये चीज करते कैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये मैक्रोफाज है, यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक मैक्रोफाज प्रेजेंट है और इसके सामने फॉर एग्जांपल कोई भी पैथोजन आया। अब यहाँ पर ये जो मैक्रोफाज है उसका रिसेप्टर पहचानेगा इस पैथोजन के मॉलिक्यूल को कि भाई ये जो पैथोजन है ये तो आया है। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मैक्रोफाज है इसके पास माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली सेल के साइटोस्केलेटन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के पास हड्डियां है, ऐसे ही मैक्रोफाज के पास हड्डियों की जगह माइक्रोफिलामेंट होते हैं। अब धीरे 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 ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो बड़े होंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, अपनी बड़ी करेंगे, अपने आप को बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट जो है वो कैसे बनते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन का करके। एक्टिन यहाँ पर वो स्ट्रक्चर होता है जो इन माइक्रोफिलामेंट को बनाता है। तो ये पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, एक्टिन को बड़ा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से ये जो सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे आगे बढ़ जाएगी, इस तरीके से आगे बढ़ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर जो माइक्रोफिलामेंट है उन्होंने पॉलीमराइजेशन कर लिया, उन्होंने अपनी जो सेल है उसे एक्सटेंड कर दिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकता है? जो मेरे पास पैथोजन आया है उसे एनगल्फ कर सकता है, उसे पकड़ लिया ना, उसे अपने जाल में फंसा लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा मैक्रोफाज सेल है उसने इस पैथोजन को पकड़ लिया और अब इस पैथोजन को एनगल्फ कर लिया। एक बार ये पैथोजन एनगल्फ हो गया, उसके बाद इस पैथोजन का क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, उसके बाद यहाँ पर इसे हम लाइसोसोम में भेज देते हैं। हम सबके सेल में एक ऐसी ऑर्गेनेल होती है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो चीजों को तोड़ सकते हैं और इस कंडीशन में एसिडिक पीएच में तोड़ते हैं। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये इसे कट करेंगे। आप देख सकते हो ये हमारे पास मैक्रोफाज सेल्स था, इस मैक्रोफाज सेल ने बेसिकली क्या किया? अपने एक्टिन का पॉलीमराइजेशन किया, जिसकी वजह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आगे चली गई। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके पास मैक्रोफाज के पास पीआरआर है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था।
पीआरआर ने यहाँ पर क्या किया है, जो पैथोजन है उसे पहचान लिया और इस पैथोजन की हमने एंडोसाइटोसिस करवा दी है। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो जब सेल के अंदर है तो एक वेसिकल में है, इसको हम बोलते हैं फेगोसोम। धीरे 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 ये जो फेगोसोम है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगी। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है हमारे सेल के अंदर, इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगी। लाइसोसोम का पीएच होता है 4.5 के आसपास, तो फेगोसोम और लाइसोसोम अब मिल गए। अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है उसे किल कर दिया जाएगा, उसे डाइजेस्ट कर दिया जाएगा बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा। जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है फिर सेल उसे निकाल देगा बाहर, सेल बोलेगा चलो बेटा अब ये सब निकल जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली फेगोसाइटोसिस होती है और इस तरीके से बेसिकली फेगोसाइटोसिस यहाँ पर वर्क करती है, जिसमें से जो सबसे मेन वर्क करने वाला सेल है जो फेगोसाइटोसिस सबसे मेनली करता है उसका नाम होता है मैक्रोफेज। सेकेंड मेजर सेल जो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस करता है वो होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यहाँ पर सेकेंड मेजर सेल होता है जो फेगोसाइटोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स कैसे करता है, जो अभी मैंने आपको बताया वो किसका बताया था, मैक्रोफेज का। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के पास यहाँ पर बेसिकली प्री पैक्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें ये न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स पहले से अपनी तैयारी करके रखते हैं, इन्होंने पहले से ही वेसिकल्स बना रखी है और इस वेसिकल्स में प्री पैक्ड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं। प्री पैक्ड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर जब पैथोजन अंदर आएगा तो उस पैथोजन पे जाकर एक्ट करेगा और उसे किल कर देगा। इस तरीके से होता है। और तीसरा यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल है जो कि फेगोसाइटोसिस कर सकता है और वो यहाँ पे मार सकता है। बेसिकली जो भी यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिकली जो पैथोजन है उसे पहचानते किसके थ्रू है, जैसा कि मैंने अभी कहा पीआरआर के थ्रू मेनली ये पहचानते हैं, जिसमें पीआरआर भी डिफरेंट तरीके के पीआरआर होते हैं जो यहाँ पर पैथोजन को रिकॉग्नाइज कराने में मदद करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ पीआरआर जो यहाँ पे पैथोजन को रिकॉग्नाइज कराने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक बैक्टीरिया का सेल है। इस बैक्टीरिया के सेल के पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके पास मेनोस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जो मेनोस है इसे पहचानने के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स इसे पहचानेंगे और बता देंगे हमारी बॉडी को कि भाई ये तो फॉरेन है, ये तो फॉरेन पैथोजन है। क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं, मैमल्स के जो सेल्स हैं, वर्टिब्रेट्स के जो सेल्स होते हैं, उनके पास मेनोस इस तरीके से नहीं प्रेजेंट होता। बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स के पास प्रेजेंट होता है। तो ये जो यहाँ पर बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं CLR रिसेप्टर्स, जो कि इस कार्बोहाइड्रेट को पहचानेंगे। CLR की फुल फॉर्म होती है सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। ये बेसिकली रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस मेनोस को पहचान लेंगे। जैसे ही इन्होंने मेनोस को पहचाना हमें पता चल गया कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन पार्टिकल है, इस पे वर्क करो। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कुछ और रिसेप्टर्स के नाम लिख दूं जिसके थ्रू हमारे सेल्स को पता लगता है कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, इसका फेगोसाइटोसिस करना है। जैसे कि यहाँ पर एक और होता है डेक्टिन रिसेप्टर, डेक्टिन 1 रिसेप्टर। ये जो डेक्टिन 1 रिसेप्टर है ये पैथोजन में बीटा ग्लूकन को पहचानता है। पैथोजन के पास बीटा ग्लूकन होता है जो बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई के पास होता है, उसको पहचानता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये पैथोजन आए, इसकी हमें फेगोसाइटोसिस करवानी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ स्कैवेंजर रिसेप्टर्स भी होते हैं। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो स्कैवेंजर रिसेप्टर है ये बेसिकली किसको पहचानते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड को पहचानते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड को पहचानते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन पे लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, उसको ये स्पेसिफिकली पहचानते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है, इसे यहाँ पे खत्म करना है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर तरीका हो गया जिसके थ्रू फेगोसाइटोसिस होती है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके थ्रू हम फेगोसाइटोसिस करा सकते हैं। इस कंडीशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, सेल को और ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया उसको हम टेस्टी बनाते हैं। टॉपिक का नाम है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन का लिटरली मतलब होता है मेकिंग टेस्टी, कि हम खाने को और ज्यादा टेस्टी बन रहे हैं ताकि कोई इंसान आके इसे खाए। बट असल में इसमें बेसिकली होता क्या है, इस कंडीशन में बेसिकली हम ये कोई भी अगर माइक्रोबियल आया हमारी बॉडी में, कोई भी अगर माइक्रोब आया
उससे जाकर बेसिकली स्पेसिफिकली ऑप्सिन्स अटैच हो जाते हैं। और ये जो स्पेसिफिकली ऑप्सोनिन्स होते हैं जो यहाँ पर जाके अटैच हो रहे हैं, वो बेसिकली हमारे सेल्स को मैसेज देते हैं कि देखो ये फॉरेन पार्टिकल आए, इसके ऊपर वर्क करो। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली बहुत सारे फेगोसाइटोसिस एनहेंसिंग प्रोटीन्स होते हैं। जो ऑप्सोनिन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, फेगोसाइटिक एनहेंसिंग प्रोटीन। मतलब ये यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं फेगोसाइटोसिस को कि आ बैल मुझे मार वाली बात, कि यहाँ पर ये इनके साथ आके अटैच हो जाएंगे। जैसे ही इनके साथ आके अटैच हो जाएंगे, हमारे सेल्स उसको पहचानेंगे और हमारे सेल्स को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कोई चीज है। तो हमारे जो फेगोसाइट्स होते हैं, यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं, उनके पास यहाँ पर इस ऑप्सोनिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। इस ऑप्सोनिन्स को पहचानेंगे वो, और यहाँ पे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑप्सोनिन किसी माइक्रोब के साथ जाकर बाइंड हुआ है। अगर ऐसी चीज होती है तो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें इन्हें खत्म करना है। यही चीज आप इस पिछले डायग्राम में भी देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में आप यही चीज देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करती है, इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पर जो हमारे फेगोसाइट्स है, फेगोसाइट्स का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इन सब ने पहचान लिया। ये सब यहाँ पर किल भी कर देते हैं, हमारा जो भी बैक्टीरिया होगा उसे किल कर देते हैं। जो हमने प्रोसेस देखा लाइसोसोम वगैरह से किल कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव अटैक। ऑक्सीडेटिव अटैक का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स है या फिर मैक्रोफेजेस है या फिर मोनोसाइट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया था, इन्होंने यहाँ पर जो भी हमारा पैथोजन है इसे अपने अंदर ले लिया था, इसका फेगोसाइटोसिस कर दिया था। अब जो पैथोजन है वो इसके अंदर आ चुका है। इसके बाद इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में डेंड्रिटिक, इन सेल्स में बेसिकली क्या होगा, आरओएस एक्टिव होता है। आरओएस का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। कहने का मतलब क्या है, ये सेल्स इस कंडीशन में एक और चीज करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेकर आते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारी बॉडी में भी अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, ऑरेंज खाओ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। बिकॉज अगर ये आरओएस हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, हमारे सेल्स में बढ़ते हैं, तो सेल अपने आप को मार लेता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज की भी फॉर्मेशन ये करेंगे। रिएक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर इन सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, अगर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द सेल। सो इन दिस कंडीशन सेल जो है वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेगा, सेल अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। अगर मैं कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में आपको बताऊं तो सुपर ऑक्साइड एनायन, इसके पास आप देख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड आप लोगों ने शायद सुना होगा। इसके अलावा अगर मैं रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज की बात करूं तो नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो NONO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं ये काफी हार्मफुल होते हैं, जो हमारी सेल में हार्म कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में सेल जो है वो खुद को खत्म कर देता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेल जो है वो क्या करेगा, सेल जो है वो यहाँ पर इन सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सेल खुद भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज बढ़ती है। इसको हम रेस्पिरेटरी बर्स्ट भी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो ये सेल्स होते हैं, स्पेसिफिकली फेगोसाइट्स होते हैं, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। इस कंडीशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम क्यों किया जा रहा है, ताकि आरओएस का प्रोडक्शन होता रहे। और आरओएस का जब प्रोडक्शन होगा तो इस प्रोसेस में हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की सिंथेसिस करा रहे हैं। इस कंडीशन में हम हाइड्रोक्सिल रेडिकल की सिंथेसिस करा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए। इन ऑक्सीजन को यूज करके ही हम ये सारा कन्वर्जन कर पा रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बना पा रहे हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर आरओएस होते हैं। और ये जो आरओएस है वो यहाँ पर मैसेज होंगे, सिग्नल होंगे कि इस सेल को किल कर दो, इस सेल को खत्म कर दो, ये सेल जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है।
इसी कॉन्सेप्ट को हम रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सेल जिसने फेगोसाइटोसिस किया, ये सेल भी मर जाएगा। ये अपने अंदर जो बैक्टीरिया उसको तो मारेगा ही मारेगा, उसी के साथ साथ ये सेल खुद भी मर जाएगा ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो इस तरीके से यहाँ पर आरओएस और आरएनएस वर्क करता है। इस तरीके से यहाँ पर फेगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो न्यूट्रोफिल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है फेगोसाइटोसिस में ही, जिसको हम बोलते हैं नेट्स, NETS एंड नेटोसिस। ये बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक न्यूट्रोफिल था। ये जो न्यूट्रोफिल है वो अपने PRR के थ्रू एक्टिवेट हो गया कि भाई कोई तो पैथोजन आया है, मुझे ये समझ में आ गया कोई पैथोजन आ गया। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इस कंडीशन में बेसिकली क्या करेगा, इस कंडीशन में बेसिकली ये एक्सपेल करता है फिलामेंट ऑफ क्रोमैटिन को, यानी कि जो अपना क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन बेसिकली क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे सेल में होता है, वो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो अपने क्रोमैटिन को एक्सपेल कर देते हैं। क्या किया, अपने ही क्रोमैटिन को एक्सपेल कर दिया। उसी के साथ साथ ये सेल्यूलर डेब्रीज जो होते हैं उनको भी एक्सपेल कर देते हैं। सेल्यूलर डेब्रीज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये जो न्यूट्रोफिल है इसने किसको किल किया था, इसने पैथोजन को किल किया था। पैथोजन को किल करने के बाद जो भी उसका पोर्शन, छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं, उसको भी रिलीज कर देता है। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं जो इन्होंने रिलीज किए, वो यहाँ पर बेसिकली इस सेल के, जो ये सेल है, इस सेल के 10 to 15 टाइम्स बड़े हो सकते हैं। मतलब ये सेल जितना भी है उससे 10-15 गुना भी हो सकते हैं और उतने साइज के भी हो सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बोलते हैं नेट्स। नेट्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, नेट्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली होता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स। और इसी कंडीशन में, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो न्यूट्रोफिल है इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बिकॉज ये न्यूट्रोफिल इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगा, ये न्यूट्रोफिल मर जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम नेटोसिस कहते हैं, जो किस वजह से हुआ, फेगोसाइटोसिस करने की वजह से हुआ। फिर ये जो न्यूट्रोफिल है उसने अपने फिलामेंट ऑफ क्रोमैटिन को एक्सपेल कर दिया, जो कि इसके खुद के साइज से 10 to 15 टाइम्स हो सकता है। उसी के साथ साथ जो सेल डेब्रीज थे उनको भी रिलीज कर दिया। ये जो फिलामेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में जाके उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप बोलेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो सेल है यानी कि न्यूट्रोफिल है, उसकी सेल डेथ हो जाएगी, जिसे हम नेटोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को आप इस डायग्राम में यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। सिग्नल फ्रॉम PRR एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स की, यहाँ पे कोई पैथोजन आया, पैथोजन ने PRR के थ्रू न्यूट्रोफिल को मैसेज दिया। Phagosome NADPH oxidase is induced and intracellular membranes begins to break down. NADPH oxidase basically क्या होता है दोस्तों, ऐसा एंजाइम होता है जो ROS की सिंथेसिस कराता है। ऑक्सीजन को यूज करके वो यहाँ पर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की सिंथेसिस कराता है, उसे ही हम NADPH ऑक्सीडेज कहते हैं। वो यहाँ पर होने लगा। उसी के साथ साथ जो न्यूट्रोफिल्स है इसके अंदर की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक डाउन होने लग गया, इसलिए ये सेल भी मरेगा। इसके बाद ग्रैन्यूल एंजाइम्स, न्यूट्रोफिल्स, इलास्टेस, माइलोपेरोक्सीडेज एंटर द न्यूक्लियस एंड मॉडिफाई हिस्टोन्स, क्रोमैटिन डीकंडेंसेस। कह रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि अब मेम्ब्रेन जो है वो टूटने लगी है, तो इसके न्यूक्लियस में अब यहाँ पर कौन एंटर करेंगे, इलास्टेस और माइलोपेरोक्सीडेज जैसे एंजाइम्स इसके न्यूक्लियस में एंटर करेंगे, जो इसके क्रोमैटिन को मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी एंड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड एक्सपेल्ड, की सेल के अंदर का जो कंटेंट था जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया वो निकल जाएगा, जिसे हम नेट्स कहते हैं, जो सेल के बाहर जाके नेट्स बनाएगा। द सेल डाइज फ्रॉम नेटोसिस। अब ये जो सेल है न्यूट्रोफिल्स जो है वो भी मर जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि सेल जो है वो सर्वाइव करेगा फेगोसाइटोसिस के बाद, तो नहीं, सेल खुद भी यहाँ पर इस तरीके से सेल की भी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती है, ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी में एक और चीज होती है, फेगोसाइटोसिस हो गया, इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जहां पर भी पैथोजन आया है, अगर पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है तो वहां पर वो इन्फ्लामेशन करेगा, यानी कि वहां पर बहुत सारे इम्यून सेल्स आएंगे और वो
हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन हो सकता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो और हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो मतलब हीलिंग हो रही है, लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है इन्फ्लामेशन की भाई एक ऐसा इन्फ्लामेशन हो गया कि जिसे रिजॉल्व नहीं कर पाए और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है, जैसे टाइप 2 डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ऐसी सारी डिजीज हो सकती है। इन्फ्लामेशन होना एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कहीं पे भी इंफेक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सारे इम्यून सेल्स आएंगे, सारे इम्यून सेल्स आके वहां पर पैथोजन को किल कर रहे हैं, तो उस जगह पर एक्टिवली बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उस जगह पर इंफ्लामेशन होना बहुत नॉर्मल है। अब बस बात यह है कि अगर वो इंफ्लामेशन शॉर्ट टर्म हुआ तो सही है, तो यहाँ पर इवेंचुअली हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक इंफ्लामेशन हो गया, बहुत बहुत टाइम तक चल रहा है, तो इट में रिलेट्स टू सम अनदर डिजीज, इसकी वजह से हो सकती है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा। अब सवाल ये आता है कि इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पर जब पता चलता है कि कोई पैथोजन बॉडी में आ चुका है, इस कंडीशन में हमारी जो ब्लड वेसल है उसका वेसोडाइलेशन किया जाता है। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल है उसकी डायामीटर को इंक्रीज किया जाता है। ब्लड वेसल की डायामीटर को इंक्रीज क्यों किया जाता है? सिंपली क्योंकि लिए जितनी ज्यादा ब्लड वेसल की डायामीटर होगी उतना ज्यादा खून पास होगा, तो यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम है उस टिश्यू में हीट होगा, तो जो भी टिश्यू है जहां पर भी इंजरी हुई है वहां पर हीट इंक्रीज होगी, वहां पर रेडनेस आएगी। आप यही चीज देख सकते हो, जब हमें कोई मच्छर काटता है तभी भी वहां पर रेडनेस वगैरह हो जाती है, एक बम्प सा आ जाता है, वही चीज होती है। ये फर्स्ट चीज हुआ कि हमने वेसोडाइलेशन कर दिया। सेकेंड चीज हम क्या करते हैं? सेकेंड चीज हम यहाँ पर परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं। परमिएबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल है वहां से चीजें बाहर निकल सके, क्योंकि ये सेल्स अगर ब्लड वेसल के अंदर है तो कोई फायदा नहीं है ना, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन सबको ब्लड वेसल से बाहर निकल के टिश्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है? लीकेज ऑफ फ्लूइड होता है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? लीकेज ऑफ फ्लूइड कहते हैं। और ये जब लीकेज ऑफ फ्लूइड हो रहा है टिश्यू में तो इसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड भी होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड का मतलब अगर टिश्यू में फ्लूइड आया है तो वो फ्लूइड टिश्यू में एक्यूमुलेट भी होगा। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर एडिमा भी कहते हैं, जिसमें हमारा जो टिश्यू है वो स्वेल हो जाता है। वंस अगेन जब मच्छर काटता है वही वाला एक बार इमेजिन कर लो, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो टिश्यू है वो स्वेल हो चुका है। स्वेल क्यों हुआ है? क्योंकि ब्लड से जो हमारा फ्लूइड है वो लीक आउट हो रहा है। दैट इज बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या होगा? जो ल्यूकोसाइट्स होंगे, यानी कि जो हमारे WBC होते हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, वो भी इस टिश्यू के इधर आएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर विद इन फ्यू आवर्स बेसिकली क्या होगा? जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वो भी एंटर करेंगे टिश्यू में, यानी कि वो भी ब्लड वेसल के थ्रू अब टिश्यू में एंटर करेंगे ताकि यहाँ पर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स अच्छे से करा सके। इसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली आता क्यों है दोस्तों? इन्फ्लामेशन बेसिकली आता है किसी भी टिश्यू के डैमेज होने की वजह से। इसमें जब भी कोई एपिथेलियल लेयर डैमेज होती है तो मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स आते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद यहाँ पर साइटोकाइंस आते हैं, कीमोकाइंस आते हैं, जो यहाँ पर बेसिकली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कराते हैं। आप इसी चीज को यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे कि कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ, यहाँ पर बैक्टीरिया आ चुका है। अब टिश्यू डैमेज एंड बैक्टीरिया कॉजेस जो सेल्स होते हैं, जो यहाँ के सेल्स थे, जो भी यहाँ के सेल्स थे, उन्होंने कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज किया। कीमो अट्रैक्टेंट मतलब बाकी सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वैसो एक्टिव मॉलिक्यूल्स रिलीज किए ताकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाए और उसी के साथ साथ परमिएबल हो जाए। फिर यहाँ पर क्या होगा? परमिएबल कैपिलरीज अलाउ एन इन्फ्लक्स ऑफ फ्लूइड एंड सेल। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होंगे? जो सेल होंगे, जो फ्लूइड होंगे, वो यहाँ पर निकलने लगेंगे। थर्ड स्टेप, न्यूट्रोफिल्स एंड अदर फेगोसाइट माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहां पर भी यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, बाकी के सेल्स आएंगे, इसलिए कीमोकाइंस उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर इस जगह पर फेगोसाइटोसिस एंड एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो है फाइनली इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ये इसी पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली इन्फ्लामेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज इन्फ्लामेशन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो
यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेसो एक्टिव और कीमो अट्रैक्टेंट्स को बेसिकली रिलीज किया जाता है। तो ये जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, ये जो यहाँ पर बेसिकली केमिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं जिन्हें बेसिकली रिलीज किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई टिश्यू है, यहाँ के कुछ रेजिडेंट सेल्स थे, रेजिडेंट सेल्स मतलब जो यहीं पे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ डेंड्राइटिक सेल्स थे, डेंड्राइटिक सेल्स जिनकी जगह यही थी, या फिर यहाँ पर कोई मास्ट सेल्स थे जिनकी जगह यहीं पे थी, मतलब ये यहीं पे ही रहते हैं। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये कैसे एक्टिवेट हो गए, पीआरआर ने इन्हें एक्टिवेट कर दिया, पीआरआर की वजह से एक्टिवेट हो गए। उसके बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, जिसमें ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस मतलब ऐसे साइटोकाइंस जो बाकी के मॉलिक्यूल्स को, बाकी के सेल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये बेसिकली इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं। तो इनमें कौन कौन आता है, एक तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आता है, उसके अलावा यहाँ पर आएगा इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इसके अलावा यहाँ पर आएगा इंटरल्यूकिन 6, उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पेसिफिक कीमोकाइन आएगा जिसका काम ही होता है बाकी के सेल्स को बुलाना, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिस। तो इन केमिकल्स को रिलीज किया जाएगा ताकि सेल जो है यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके और यहाँ पर इंफ्लामेशन कॉज करा सके। इसी के साथ साथ जो मास्ट सेल है वो बेसिकली किसको रिलीज करवाएगा, हिस्टामाइन को रिलीज करवाता है जो इंफ्लामेशन कराता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे, वही ब्लड वेसल की डायलेशन कराएंगे, परमिएबिलिटी बढ़ाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये सारे काम होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होना इज क्वाइट नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। अब अगर हम इन्फ्लामेशन के आगे बात करें तो कुछ और सेल्स भी होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। हमने देखा मैक्रोफाज होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बट इसके अलावा कुछ इनेट लिम्फॉइड सेल्स भी होते हैं। इनेट लिम्फॉइड सेल्स में मतलब कौन से, बी सेल या टी सेल्स नहीं, बी सेल टी सेल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। इनेट इम्यूनिटी के पार्ट में आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जिन्हें हम NKC भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। किस तरीके से, आइए समझते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी पैथोजन आया तो NKC जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये NKC बेसिकली क्या करते हैं, ये जो NKC होते हैं इनके पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रैन्यूल्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एक तो परफोरिन नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और दूसरा यहाँ पर ग्रेन एंजाइम करके होता है। ये दोनों बेसिकली करते क्या है, ये दोनों बेसिकली जो हमारा पैथोजन है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा पैथोजन प्रेजेंट है तो परफोरिन नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये इस पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देगा और इस पोर के थ्रू ये ग्रेन एंजाइम सेल के अंदर जा सकता है और उसके डीएनए को डिग्रेड कर सकता है। क्योंकि अगर इसका डीएनए ही डिग्रेड हो गया तो पैथोजन क्या ही सर्वाइव करेगा। और अगर सेल में बहुत ज्यादा पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो सेल का कंटेंट भी ऑब्वियस सी बात है बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल डेफिनेटली सी बात है मर जाएगा। सेल वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन। इसको भी हम सेल मेडिएटेड किलिंग कहते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी, जैसे कि हमारे टी सेल्स करते हैं जिनके बारे में हम आगे जाके करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है ये काफी सिमिलर है उसी के बेसिस पे, ये भी उसी का ही होता है जैसे कि सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है जिसमें टी सेल्स वर्क करते हैं, ऐसे ही। अब यहाँ पर बेसिकली पूरा प्रोसेस करवाया कैसे जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई सेल है जो किसी वायरस से इन्फेक्ट हुआ है तो ये जो सेल है वो यहाँ पर इंटरफेरॉन रिलीज करता है। इंटरफेरॉन जो है वो यहाँ पर नेचुरल किलर सेल को पॉजिटिव मैसेज देता है, वो एक तरीके से इसके लिए पॉजिटिव मैसेज की तरह वर्क करता है। स्पेसिफिकली कौन सा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन अल्फा, वो यहाँ पर नेचुरल किलर सेल को मैसेज देता है कि भाई मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझे बचाओ। बेसिकली जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो यहाँ पर इस स्पेसिफिक सेल को मारते हैं, उसी के साथ साथ ये भी यहाँ पर कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जैसे कि TNF अल्फा और उसके बाद इंटरफेरॉन गामा, ऐसे कुछ साइटोकाइंस यहाँ पर ये भी रिलीज करते हैं
जो कि बेसिकली क्या करते हैं, मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेंगे। इनका काम बेसिकली होता है मैक्रोफाज को एक्टिवेट करना, बिकॉज वी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ सेल्स ताकि हमारा जो पैथोजन है वो खत्म हो सके, तो मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेंगे। टाइप 1 इंटरफेरॉन जो बेसिकली होते हैं, अगर हम इंटरफेरॉन गामा की बात करें तो वो टाइप 2 इंटरफेरॉन है। अगर मैं टाइप 1 इंटरफेरॉन की बात करूं तो टाइप 1 इंटरफेरॉन में आता है इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा, ये दोनों टाइप 1 इंटरफेरॉन में आते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देखें, टाइप 1 इंटरफेरॉन जो है वो कौन रिलीज करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स करते हैं, यानी कि कोई ऐसा सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो सेल यहाँ पर इंटरफेरॉन अल्फा या बीटा रिलीज करेगा और वो यहाँ पर एनके सेल को जाके मैसेज दे सकता है, जो कि वंस अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जो कि तुरंत हमें रिस्पॉन्स चाहिए। ये इज दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी वॉन्ट, बहुत जल्दी से हमें रिस्पॉन्स चाहिए, बिकॉज टी सेल्स बी सेल्स को आने में टाइम लगेगा, तो ये हमें बहुत जल्दी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर एक और चीज भी होती है, एनके सेल हमारे खुद के सेल्स को भी तो किल कर सकता है। इस कंडीशन में यहाँ पर ये होता है कि एनके सेल ने इस सेल को मारा, इस सेल को मारा, इन सेल्स को मारा, बट यहाँ पर जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो हमारे सेल्स को भी किल कर सकते हैं, वो हमें भी मार सकते हैं, वो नॉर्मल सेल्स को भी किल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो एनके सेल्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स ऑल्सो, वो यहाँ पर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को भी सिंथेसाइज करते हैं टू प्रिवेंट नॉर्मल सेल किलिंग, कि कोई नॉर्मल सेल ना मर जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स भी बनाए जाते हैं। अब ये जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स है वो बेसिकली किसको पहचानते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई नॉर्मल सेल है, तो इस नॉर्मल सेल के पास MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये MHC मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मल हेल्दी सेल में प्रेजेंट है, तो ये एनके सेल को मैसेज दे देता है कि भाई ये सेल नॉर्मल है, इसे किल मत करो, इसे किल मत करो। वही अगर कोई इन्फेक्टेड सेल है कोई इन्फेक्टेड सेल है या कोई ट्यूमर सेल, तो इस कंडीशन में जो MHC का अमाउंट है इन सेल्स में रिड्यूस हो जाता है, MHC की सिंथेसिस इन सेल में रिड्यूस हो जाती है। अगर MHC की सिंथेसिस इन सेल में रिड्यूस हो गई तो ये इनहिबिटरी सिग्नल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, सो ये सेल्स जो है डू नॉट सेंड इनहिबिटरी मैसेज। कैसे इनहिबिटरी मैसेज भेजेंगे, क्योंकि इनके पास MHC है ही नहीं। अगर ये MHC है ही नहीं तो यहाँ पर जो एनके सेल है उनको कोई इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आएगा, उनको कोई इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आएगा, मतलब एनके सेल समझ जाएगा कि एक एबनॉर्मल सेल है। एनके सेल यहाँ पर समझ जाएगा कि एक एबनॉर्मल सेल है और एनके सेल फिर इस सेल की किलिंग कराएगा कि भाई इस सेल को मारना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एनके सेल जो है वो स्पेसिफिकली किसको एलिमिनेट करता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर ये एलिमिनेट करता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं, और नॉर्मल सेल्स को मारने से वो इस तरीके से बचता है। इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली काम चलता है। अगर हम यहाँ पर देखें एनके सेल एक और चीज एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें एनके सेल में कुछ और चीजों का भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि TLRs, यहाँ पर कुछ TLRs भी एक्सप्रेस करते हैं एनके सेल, टॉल लाइक रिसेप्टर भी एक्सप्रेस करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ और PRRs भी एक्सप्रेस करते हैं जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एनके सेल को एक्टिवेट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ये भी यहाँ पर एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है। इट्स नॉट लाइक कि एनके सेल्स को सिर्फ इंटरफेरॉन ही एक्टिवेट करता है, यहाँ पर एनके सेल खुद भी पैथोजन को पहचान सकता है और उसे किल कर सकता है। इसके अलावा गाइज अगर आप CSI नेट की तैयारी करना चाहते हो दिसंबर 2026 के लिए, जून 2027 के लिए, या फिर गेट BT गेट एक्सेल के लिए, या फिर TIFR और PhD एंट्रेंसेस के लिए, तो बंसल बायोलॉजी पे आ चुके हैं कोर्स। 25 जून से शुरू होंगे। अर्ली बर्ड में 40% डिस्काउंट चल रहा है, सो इफ यू वांट टू एनरोल विद अस यू कैन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय।